हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आप लोग इस बार 4 मार्च को पेपर देने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का। तो आज हम आप लोगों के लिए 2025 बोर्ड का एक वायरल पेपर लेकर आया हूं और इस वीडियो में इस पेपर का मैं सोल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूं। यानी इस पेपर में बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सभी का प्रश्न सहित उत्तर आप लोगों को बताने वाला हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए आज का ये होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं कॉपी में लिख कर लेकर आया हूं कि आप लोगों को कॉपी में कैसे लिखना रहेगा क्वेश्चंस को, और पूरा प्रश्न सहित उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट, एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताता हूं इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक रहेगा आपका और यहाँ पर नाम रहेगा, आपको लिख लेना है। आपके प्रवेश पत्र पर दिया होगा 2025 का पेपर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पेपर कोड भी लिखा हुआ 660 XP पेपर कोड है। अर्थशास्त्र का समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट, जो कि हर एक सब्जेक्ट में दिया जाता है। और पूर्णांक आप लोगों का इकोनॉमिक्स का 100 नंबर का पूर्णांक होता है। उसके बाद में देखिए निर्देश में क्या होता है स्टूडेंट कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को ये पेपर पढ़ना है। तो आप लोगों को ये पेपर पढ़ना रहेगा 15 मिनट, तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है। सबसे दूसरा पहला पॉइंट है कि सभी प्रश्नों को अनिवार्य, यानी इस पेपर में जितने भी प्रश्न दिए हैं वो सभी अनिवार्य हैं। तीसरा है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए हुए हैं। तो एक वायरल पेपर है, इसका मैं सोल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि इच्छा व एक दूसरे से भिन्न है। यहाँ पर जो डॉट डॉट दिख रहा है इसमें हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इच्छा व एक दूसरे से क्या भिन्न है, तो वो मांग हो जाएगा। ठीक है। मांग जो है यहाँ पर देखिए इच्छा व मांग एक दूसरे से भिन्न है, तो पहले क्वेश्चन का आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए मांग की लोच को प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। तो जो मांग की लोच है इसको प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? क्या पीगू को जाता है, J.M. किन्स को, या यहाँ पर देखिए J.M. मिल को, या किन्स को, या मार्शल को? तो इसमें दूसरे का सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, मार्शल हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद में देखिए एक एक करके सारे प्रश्नों को मैं बता देता हूँ आपको। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब सीमांत उत्पादन 0 होता है तब कुल उत्पादन होता है। तब कुल उत्पादन कितना होता है? टोटल 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें से बताना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका अधिकतम हो जाएगा, यानी तीसरे का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है। यानी इनमें से कौन सा भैया पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है, ये आपको बताना है। 1 नंबर का ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या क्रेताओं की अधिक संख्या हो जाएगा, समरूप वस्तु हो जाएगा, कीमत विभेद हो जाएगा, या विक्रेताओं की अधिक संख्या? तो चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए स्क्रीन पर आप बताइए। देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर कीमत विभेद हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि संतुलन कीमत में निचली कीमतों पर होती है। ये भी आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन है और 4 विकल्प दिए हुए स्क्रीन पर, एक करेक्ट आंसर है। तो 5वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अधिमांग हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी 5 नंबर का बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए समष्टि अर्थशास्त्र को एक पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में स्थापित किया गया था। तो समष्टि जो अर्थशास्त्र है इसको एक पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में जो प्रस्तुत किया गया था वो क्या हो जाएगा? 6 नंबर का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, J.M. किन्स द्वारा, यानी 6 का ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। J.M. किन्स के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कि विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। 1 नंबर का ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि जो विश्वव्यापी मंदी है ये किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए 1929 से लेकर 1939 से 40 तक ये विश्वव्यापी मंदी चली थी पूरी विश्व में। ठीक है। तो 7वें का एक करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। उसके बाद में है 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है। यानी जो एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है वो कौन सी हो जाएगी? वो भोजन हो जाएगी भैया, भोजन टिकाऊ वस्तु नहीं है। ठीक है। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन
9 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ है कि आधुनिक अर्थशास्त्र में मुद्रा की पूर्ति करता है। जो आधुनिक अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था लिखा है लेकिन गलती से मैंने अर्थशास्त्र पढ़ दिया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बैकग्राउंड में डीजे का आवाज़ आ रहा है स्टूडेंट। मैं आपको बता दूँ शादी विवाह का इस समय माहौल चल रहा है और वीडियो बनाना जरूरी क्योंकि आपकी तैयारी भी ज़रूरी है। तो इस स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बैकग्राउंड में म्यूजिक है उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे डिस्टर्बिंग होते हैं, इसलिए माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करता है, तो आंसर बी हो जाएगी, केंद्रीय बैंक हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर का भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर दिया है कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है और आपको बताना है कि वर्तमान समय में जो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 केंद्रीकृत बैंक हैं। और जैसे कि स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक तो मैन इसमें, इलाहाबाद बैंक, ठीक है, कैनरा बैंक, IDFC बैंक, ऐसे बैंकों का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और एक एक करके सारे इसके आंसर को बताता हूँ। अब चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आया है जो कि पेपर में सेम टू सेम ऐसे ही पेपर आपका रहेगा और पूरा पेपर का जो पैटर्न होने वाला है कुछ इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, और देखिए टोटल 8 आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं, 8 प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय के दिए होते हैं और 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके एक एक बताए गए प्रश्नों को हम आंसर के साथ आपको बताते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा का संचालन वेग क्या है, इसके बारे में बताइए। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 11 दिया हुआ है ना, ये देखिए मुद्रा की एक इकाई अवधि, देखिए मुद्रा की एक इकाई की अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे मुद्रा का संचलन या संचलन वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका 11 नंबर प्रश्न का उत्तर है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, सकल मूल्य वर्धित और निवल मूल्य वर्धित किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कि मूल्य वर्धित में मूल्यह्रास को शामिल करने पर प्राप्त मूल्य वर्धित के मूल्य को सकल मूल्य वर्धित कहा जाता है, जबकि मूल्य वर्धित से मूल्यह्रास को घटाने पर प्राप्त मूल्य वर्धित मूल्य को निवल मूल्य वर्धित कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस को बताता हूं, आप लोग स्टूडेंट वीडियो को रोककर क्वेश्चंस को देख सकते हो। 13 नंबर प्रश्न है, यानी पूरे पेपर का मैं सोल्यूशन आपको दूंगा स्टूडेंट, ये चाहे आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ही क्यों ना हो, मैं पूरे का आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स के चैनल की तैयारी बात की तो मैं अपने चैनल पर करा रहा हूँ स्टूडेंट यूपी बोर्ड की, और ये चैनल जो पूरा वेस्ट है मैं बार बार बताता हूँ आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए। तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए, मैं इसी तरीके से आपकी तैयारी कराता रहूँगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक बताइए। तो इसमें देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक निम्नवत है। सबसे पहला है उत्पादन और रोजगार। देखिए उत्पादन और रोजगार के संतुलन स्तर से संबंधित ये पहला आपका घटक है। दूसरा है अर्थव्यवस्था में कीमत व्यवहार ब्रैकेट में मुद्रा स्फीति एवं अस्फीति से संबंधित सिद्धांत। ये है भैया समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि उच्चतम निर्धारित कीमत से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। 3 नंबर का ये प्रश्न है, तो चलिए दिखा देता हूँ। ठीक है, एक एक करके सारे प्रश्नों को मैं बताऊँगा आपको। आप हमारे चैनल से जुड़े तो मेरी गारंटी है और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों की अच्छे से मैं तैयारी कराऊं, ठीक है, और अच्छा नंबर आप लोगों को दिलाऊं पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ था 14 नंबर, किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित सीमा कहते हैं। प्रायः आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल और चीनी आदि के लिए ऐसी कीमत तय की जाती है। आदि के लिए क्या है भैया, ऐसी कीमतें तय की जाती है। उसके बाद में देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, कीमत स्वीकार क्रेता और कीमत स्वीकार विक्रेता को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका 3 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में देखिए, दोनों में डिफरेंस बताना था, ठीक है, और दोनों के बारे में बताना था, तो 15 नंबर प्रश्न में बताया है। देखिए कीमत स्वीकार क्रेता, कीमत स्वीकार क्रेता में देखिए कि खरीदार सदैव न्यूनतम कीमत पर वस्तु खरीदना चाहता है, किंतु वो ये भी जानता है कि उसने बाजार कीमत से कम कीमत पर वस्तु की मांग की तो वस्तु उसे कोई भी फर्म उपलब्ध नहीं करा सकती। तो एक कीमत स्वीकार क्रेता में इसमें देखिए 2 डिफरेंस के बारे में पूछा गया था, और दूसरा जो हमारा कीमत स्वीकार विक्रेता, यानी कोई भी विक्रेता ब्रैकेट में जिसको उत्पादक हम कहते हैं, अपनी वस्तु के दाम बाजार कीमत से अधिक नहीं रख सकता। उसे उत्पाद, यहाँ पे देखिए उत्पाद की कीमत बाजार कीमत से कम या सामान रखनी होगी। तो ये आपके जो 2 पूछे गए थे भैया स्टूडेंट, कि जो इसमें क्या पूछा गया था कि कीमत स्वीकार क्रेता और
कीमत स्वीकार विक्रेता को परिभाषित कीजिए, इसके बारे में बता दिया। 3 नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में आएगा, ठीक है। बेसिकली दोनों में विभेद यानी डिफरेंस पूछा गया था, अंतर बताना था आपको, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर, उत्पादन फलन क्या है, इसके बारे में बताइए। 3 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका आंसर आप लोग जानते हैं कितने शब्दों में देना है। तो उत्पादन फलन क्या होता है इसको भी चलिए देख लेता हूं। उसके बाद में देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन क्या है। देखिए, किसी फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं आंसर कि क्या दिया हुआ था, जो हमारा 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ था। ये देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, हास्यमान्य उपयोगिता को समझाइए, ठीक है। मैं आंसर आप लोगों को बताता हुआ चलता हूँ क्वेश्चंस का। आप लोग क्वेश्चंस को चाहे तो वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं कॉपी में, नहीं तो याद कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए, क्योंकि पेपर में भैया आपके आएगा 4 मार्च की, ठीक है। तो देखिए हास्यमान्य उपयोगिता के नियम को हमें समझाना है। इसका उत्तर देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। ये देखिए, हास्यमान्य उपयोगिता का नियम को अनुसार जैसे जैसे अन्य वस्तुओं के उपयोग को स्थिर रखते हुए, यहाँ पे देखिए स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपयोग को बढ़ाया जाता है, वस्तु की हर अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है, ठीक है। इसमें देखिए अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या है, गिरती जाती है। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर कि अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। टोटल 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसका भी देखिए आखिरी क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय का। उसके बाद में हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा। देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को निर्बाध अंतः क्रिया प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में बाजार व्यवस्थाओं का ऐसा समुच्चय है, यानी दूसरे शब्दों में बाजार जो है ऐसा क्या है, समुच्चय है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका यानी इसका अर्थ है अर्थशास्त्र के बाजार शब्द का प्रयोग, ठीक है। इतने में ही आपको लिखना था, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। तो टोटल 8 क्वेश्चन से अति लघु उत्तरीय की मैंने आपको बता दिया है, आप लोगों को आंसर भी मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में हमारा आएगा 6 लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 नंबर का होता है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को 100 शब्दों में देना होगा। हर एक प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको 6 नंबर दिया जाएगा। टोटल 6 प्रश्न होते हैं, तो 36 नंबर तो आप लोगों का इसी लघु उत्तरीय प्रश्न में कंप्लीट हो जाता है। इसका भी मैं आंसर लेकर आया हूँ, और उसके बाद में जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बचता है इसका भी मैं आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इकोनॉमिक्स हो, शिक्षा शास्त्र हो, इतिहास हो, भूगोल हो, सोशियोलॉजी हो, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में तैयारी इस चैनल पर करा रहा हूँ और कराता हूँ, क्योंकि ये चैनल ही आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मेहनताना उतर सके। तो चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रत्यक्ष कर का अर्थ लिखिए, इसके प्रमुख लाभों पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का ये प्रश्न है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें क्या प्रत्यक्ष कर का परिभाषा देना है, इसके जो प्रमुख लाभ है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, ये यहाँ पर मैंने संकेत लिख दिया है, प्रश्न उत्तर संख्या 19 लिखा है। देखिए, जब किसी कर का करापात और करों का भार, देखिए जब किसी कर का करापात और करों का भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, यानी एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, तो वो कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। इसमें देखिए प्रत्यक्ष करों के गुण लाभ, प्रत्यक्ष करों के मुख्य, यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष करों के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है न्यायपूर्ण। प्रत्यक्ष कर न्यायपूर्ण होते हैं क्योंकि ये कर व्यक्तियों की, यहाँ पे देखिए, करदान क्षमता के आधार पर लगाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो पूछा गया था, सबसे पहले मैंने प्रत्यक्ष कर का एक परिभाषा दे दिया है। अब इसके जो प्रत्यक्ष कर के प्रमुख लाभों को देखिए कितने स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से लिखा है, ठीक है। प्रत्यक्ष करों के मुख्य गुण निम्नलिखित है। इसमें
अब निम्नलिखित यानी कुछ 3 पॉइंट के थ्रू बताया गया, क्योंकि भैया हमें क्या ज़्यादा शब्दों में लिखना भी नहीं है और हमें 6 नंबर प्राप्त भी करना है। तो इस तरह से लिखिए कि 6 नंबर एग्जामिनर दे भी दे, ठीक है, और एग्जामिनर भी संतुष्ट रहे और मैं भी ज़्यादा बोझ ना उठाऊँ, क्योंकि हमें और भी सारे क्वेश्चंस को करना रहता है। तो देखिए सबसे पहले में है न्यायपूर्ण। प्रत्यक्ष कर न्यायपूर्ण होते हैं क्योंकि ये कर व्यक्तियों की करदान क्षमता के आधार पर लगाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है मित्र वैधता, यहाँ पे देखिए वैधता, ठीक है। प्रत्यक्ष करों में निश्चितता का गुण भी पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्योंकि इन करों को वसूल करने में राज्य को अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा है नागरिक चेतना। प्रत्यक्ष कर नागरिक स्वयं, यहाँ पे देखिए जो प्रत्यक्ष कर है नागरिक स्वयं जमा करता है तथा स्वयं ही उसका भार वहन करता है, इस कारण वह ये जानने को प्रयास करता है। तो नागरिक चेतना में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष करों के गुण और लाभ क्या है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने बता दिया आप लोगों को 19 नंबर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, इसके प्रमुख लाभ। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मांग के प्रमुख निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो जो भैया मांग के प्रमुख निर्धारक तत्व हैं इसकी व्याख्या करना है। 6 नंबर का ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है समझाइए। हमें भैया समझाना है कि भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर होता है, इसके बारे में बताना रहेगा, ठीक है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि उपभोक्ता प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से समझाइए। तो इन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम 22 नंबर क्वेश्चंस को आपको दिखा देता हूँ कि क्या होता है। देखिए मांग के प्रमुख निर्धारक तत्व की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं, ठीक है। इस साइड में कर देते हैं कॉपी को। उसके बाद में हम देखिए, क्योंकि बोर्ड की कॉपी आपकी कुछ अलग तरीके से रहेगी स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप वो कॉपी समझ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि वो बोर्ड की कॉपी अलग रहती है। ये बाजार में मिलने वाली कॉपियाँ हैं तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है जो बोर्ड की कॉपी होती है वो 32 या 28 पेज का कवर सहित रहता है। आपको मैंने कवर पेज वाले में भरना सिखा दिया है और उसमें आपको बताया भी जाता है कि भैया ये इतना पेज कवर सहित रहेगा। तो वो बोर्ड की कॉपी अलग रहती है भैया। बोर्ड की कॉपी आपके लिए स्वयं बनाई जाती है आपके रोल नंबर के आधार पर, ठीक है। वो कॉपी आपके लिए ही होती है, जैसा एक पेपर होता है, ठीक है, वो सीरियल से कॉपियाँ बनती हैं। तो देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन था मांग के प्रमुख निर्धारक तत्वों के बारे में, ये देखिए किसी वस्तु की मांग के 3 निर्धारक इस प्रकार हैं। सबसे पहला है वस्तु की कीमत Px। जब वस्तु x की कीमत बढ़ती है तब मांगी गई मात्रा घटती है। एक इसके विपरीत भी है, यहाँ पे देखिए एक इसके विपरीत भी। दूसरा है उपभोक्ता की आय। जो उपभोक्ता है इसमें देखिए उपभोक्ता की आय के बढ़ने से सामान्य वस्तु की मांग बढ़ती है एवं इसके विपरीत भी। अब तीसरा देखिए संभावित कीमत। वस्तु की संभावित कीमत के बढ़ने से इस यहाँ पे देखिए उसकी वर्तमान मांग में वृद्धि होती है एवं इसके विपरीत भी। तो भैया जो 3 इसमें पॉइंट मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और मांग के निर्धारक तत्वों को बयां करती है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारा जो 20 नंबर क्वेश्चन था मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है समझाइए। इसके बारे में बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन से स्क्रीन पर देख सकते हो, 6 नंबर का है। चलिए दिखा देता हूँ इसका आंसर। देखिए भुगतान संतुलन, अदायगी संतुलन। देखिए अदायगी संतुलन या भुगतान शेष संतुलन BOP किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित समयावधि से ब्रैकेट में देखिए खासकर 2 वर्ष में वस्तुओं सेवाओं व परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण है। परिसंपत्तियों का क्या भैया, लेन देन का एक विवरण है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन था ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें थोड़ा और है, याद रखिएगा स्टूडेंट। इसमें देखिए लेन देन का विवरण है, इसमें और है क्वेश्चंस, क्योंकि पूछा गया यहाँ पर 2 पॉइंट पूछा गया। आपने प्रश्न को देखा ही होगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ। और इसमें फिगर वगैरह भी बनाने को आता है स्टूडेंट, यानी फिगर यानी चित्र बनाने को, ठीक है, कि चित्र की सहायता से समझाइए। तो भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन। तो अब व्यापार संतुलन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए व्यापार संतुलन में कि किसी देश के निर्यात और आयात के मूल्य के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन किसी देश के भुगतान संतुलन का अहम हिस्सा होता है।
देखिए निर्यात और आयात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन ही पूछा गया भैया कि व्यापार संतुलन, तो इसके ऊपर पूरा बेस्ड है। उसके बाद में यहाँ पर भुगतान संतुलन है, यहाँ पर व्यापार संतुलन है। ठीक है, तो ये 21 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर, उपभोक्ता प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर भी मैं लेकर आया हूँ और चित्र की सहायता से भी मैंने बताया हूँ, आप लोगों को ऐसे ही चित्र की सहायता से समझाना है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में कि प्रत्येक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय और वस्तुओं की दी हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम संतोष प्राप्त करना चाहता है। यहाँ पे देखिए करना चाहता है। मार्शल द्वारा प्रतिपादित उपयोगिता विश्लेषण में एक उपभोक्ता के अनुसार अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार व्यय करता है, यानी जो अपनी विभिन्न वस्तुएं हैं इसको क्या करता है, निम्न प्रकार से व्यय करता है या समझाता है। अब देखिए चित्र के माध्यम से इसे समझें। अब ये देखिए चित्र है, यानी जो वस्तु है भैया ऊपर जाती है, फिर डाउन होता है, फिर डाउन होता है, फिर ऊपर जाती है। तो वस्तु और उपभोक्ता में निश्चित जो इसमें समी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चित्र की सहायता से। और यहाँ पर मैंने कोई कलरफुल पेन का उपयोग भी नहीं किया है। ठीक है, मैंने नीले पेन और काले स्केच का प्रयोग किया है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को फिगर बनाना रहेगा पेपर में। ठीक है, और देखा जाए तो फिगर जो है स्टूडेंट बुक में कुछ अलग दिया होता था और इसको मैंने गूगल से देख कर बनाया, लेकिन काफ़ी अच्छा बना है। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना रहेगा पेपर में। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो पूर्ण प्रतियोगिता इसकी विशेषताओं का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहला है क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। जो क्रेताओं और विक्रेताओं है इसको क्या है, बड़ी संख्या में। देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक ही वस्तु के क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। यानी जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा है इसमें क्या है, एक ही वस्तु के क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या क्या है, बहुत अधिक होती है। दूसरा है समरूप वस्तु। किसी वस्तु की सभी इकाइयां जो विक्रेता बेचते हैं वे समरूप होती हैं। तीसरा पॉइंट इसमें पूर्ण ज्ञान। क्रेताओं तथा विक्रेताओं को वस्तु का बाजार में प्रचलित कीमत को पूर्ण ज्ञान होता है। चौथा है फर्मों को प्रवेश पाने तथा देखिए फर्मों को प्रवेश पाने तथा छोड़कर जाने की स्वतंत्रता। उसके बाद में देखिए इसमें देखिए कोई फर्म किसी भी समय उद्योग में प्रवेश कर सकती है या उसे छोड़कर जा सकती है। पांचवा पॉइंट में देखिए पूर्ण गतिशीलता। इसमें है कि उत्पादन के साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं। और 6 नंबर है विक्रय लागतों का अभाव। विक्रेताओं को विज्ञापन तथा प्रचार पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता। तो जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये 6 पॉइंट लिख दोगे बाबू तो आपका जो 6 नंबर है वो क्वेश्चन पक्का कर देगा। 6 नंबर पर आपका उस क्वेश्चन पर नंबर पक्का कर देगा एग्जाम में। ऐसा ही लिखना, यहाँ पर आप तरीका भी आपको मालूम चल रहा होगा कि कैसे लिखना है पेपर में। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन है शायद। ठीक है, 24 नंबर जो कि आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि 18 नंबर से मैंने यानी 19 नंबर से स्टार्ट किया था। तो 19 20 2 ये हो गया और 4 ये 4 2 6 6 नंबर आपका कंप्लीट, यानी 6 क्वेश्चन होता है। छचाऊ के आपका 24 और छकाऊ 36 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन की अनिदिमान वक्र को परिभाषित कीजिए। अनिदिमान वक्र मानचित्र से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर आपको दिया जाएगा इसके बारे में परिभाषा देने के लिए और 3 नंबर दिया जाएगा इसके वक्र मानचित्र से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताने के लिए। तो चलिए ये भी क्वेश्चंस दिखा देता हूँ मैं आपको। 24 नंबर इसमें भी शायद थोड़ा चित्र वगैरह बनाने को आया है। देखिए यहाँ पर देखिए अनिधिमान ब्रैकेट में देखिए उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिसमें उपभोक्ता को समान तुष्टि मिल जाती है। प्रोजेक्ट के स्तंभ आप देखिए स्तंभ ने इसकी परिभाषा इस प्रकार है। अनिधिमान यानी ब्रैकेट में देखिए उदासीनता तटस्थता वक्र दो अक्षांशों यानी एक्स वाई के बीच खींची जाने वाली वक्र रेखाएं हैं जो अलग अलग अक्षांश यानी एक्सिस पर अलग अलग वस्तुएं दिखाई देती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, दोनों का मैंने फिगर भी बनाया हुआ है। ठीक है, अलग अलग वस्तु दिखाई देती है अलग अलग। ठीक है, तटस्थता वक्र और अनिधिमान और उदासीनता के अनुसार बताया गया है।
इसमें फिगर बनाने को होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर आप लोगों को यानी चित्र ऐसे ही बनाना है, जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसी के अनुसार ये चित्र बनाया गया है, ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग। उसके बाद में चलिए दिखा देता हूँ अगला क्वेश्चन। अब आ चुका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये देखिए स्टूडेंट, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है और टोटल आपके 3 प्रश्नों का आंसर यहाँ पर देना है इस विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का, अथवा करके आपके दिए होते हैं 3 क्वेश्चंस, ठीक है, यानी अथवा करके आपके टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर में केवल 3 ही प्रश्नों को करना, जिसके लिए आपको हर एक प्रश्न पर 10 नंबर दिया जाएगा। टोटल आपका 30 नंबर इस पेपर से पक्का आपको मिलेगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, उत्पादन लागत का अर्थ लिखिए, चित्र की सहायता से औसत लागत तथा सीमांत लागत को समझाइए। हमें क्या है, चित्र की सहायता से औसत लागत तथा जो सीमांत लागत है इसको हमें समझाना है, ठीक है। अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया कि मान लीजिए कि आप 25 नंबर प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, तो किन्स के पूर्ण रोजगार सिद्धांत को विस्तार से समझाइए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये अथवा वाला किया है स्टूडेंट, शुरुआत में क्वेश्चन मैंने जो किन्स के पूर्ण रोजगार सिद्धांत है इसके बारे में बताया है, ठीक है। मिलेगा हमें 10 नंबर, दोनों में से केवल एक ही प्रश्नों को करना था। तो जो किन्स के पूर्ण रोजगार सिद्धांत को विस्तार से समझाना था, ठीक है, 300 शब्दों में। तो इसका आंसर चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ठीक है। प्रश्न उत्तर संख्या आपका 25 का अथवा वाला, इस तरह से एग्जामिनर को मैंने बता दिया। अब एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने अथवा वाला किया है। देखिए, प्रतिष्ठित वर्ग द्वारा राष्ट्रीय आय के निर्धारण की विधि किन्स को उपयुक्त नहीं लगी, क्योंकि वो तो उन तत्वों को जानना चाहता था जो एक विशेष समय में एक अर्थव्यवस्था में रोजगार एवं यहाँ पे देखिए आय के स्तर को राष्ट्रीय आय के निर्धारण में निर्धारित करते हैं। इसीलिए किन्स ने राष्ट्रीय आय को इस प्रकार निर्धारित करने की व्यवस्था की है जिससे, यहाँ पर देखिए, जिससे किसी भी स्तर पर राष्ट्रीय आय के संदर्भ में रोजगार का निर्धारण हो सके। जो रोजगार है इसका क्या है, निर्धारण यहाँ पर हो सके। किन्स की राष्ट्रीय आय की धारणा कुल राष्ट्रीय उत्पाद एवं यहाँ पर देखिए विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच की धारणा है। राष्ट्रीय आय को निर्धारित करने के लिए किन्स यहाँ पर देखिए सब मूल्यह्रास और अप्रचलन को कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से नहीं घटाता है। यहाँ पे देखिए उत्पाद में से नहीं घटाता है, अपितु उससे थोड़ी देखिए कम मात्रा को घटाता है। उसे उसके प्रयोगकर्ता लागत कहकर संबोधित किया है, ठीक है। प्रयोगकर्ता उसको क्या कहते हैं, लागत कहकर संबोधित किया है। और ये पूंजीगत साधनों को बेकार रखने की अपेक्षा उनके प्रयोग किया जाए। यहाँ पर देखिए उनके अपेक्षा उनके प्रयोग किया जाए और बामूल्य में हास्य इसे देखिए हास्य इसे प्रयोग में न लाया जाए एवं इसके अनुसरण पर किए गए व्यय इन दोनों के बीच का अंतर है। इन दोनों के बीच का क्या है, अंतर है। देखिए प्रयोगकर्ता यहाँ पर देखिए प्रयोगकर्ता लागत इक्वल टू साज सज्जा के प्रयोग, ठीक है, साज सज्जा के प्रयोग किए जाने पर मूल्यह्रास ब्रैकेट में मूल्य में कमी जब इसी प्रयोग में ना लाया जाए। उसके बाद में देखिए प्लस अनुसरण व्यय, ठीक है। तो ये इसमें है। अब देखिए किन्स के अनुसार इसका परिभाषा देख लेते हैं कि सिद्धांत इनका क्या है। देखिए कई सारे जो एक प्रकार से इसमें होते हैं, लेकिन फिलहाल जो किन्स हैं इनके अनुसार ही बताया जा रहा है। तो किन्स के अनुसार देखिए, यदि हम कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से कुल प्रयोग कर्ता लागत को निकाल देते हैं तो राष्ट्रीय आय का निर्धारण हो जाएगा। उदाहरण यहाँ पर देखिए उदाहरण माना एक मशीन की कीमत वर्ष के प्रारंभ में 2000 है, जबकि इसे प्रयोग किया जाता है तब इस प्रकार के कारण इसका मूल्य वर्ष के अंत में 1600 रुपये रह जाता है, यानी घटता जाता है, अर्थात 400 मूल्य का ह्रास हो जाता है। यदि इस मशीन का प्रयोग ना किया जाता है तो मूल्य घट जाता है। मान लीजिए कुछ मरम्मत आदि यहाँ पर देखिए कराकर जिसमें से 40 रुपया यहाँ पर देखिए अनुरक्षण व्यय खर्च होते हैं तो मशीन की कीमत 1600 रुपये रह जाती है। इस प्रकार इसमें देखिए प्रयोगकर्ता लागत 1600, ठीक है, -40 यानी 1560 रुपया। यदि हम अर्थव्यवस्था में यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था में स्थित सभी फर्मों की प्रयोगकर्ता लागत को इसी प्रकार निकाल कर जोड़ दे तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की प्रयोगकर्ता लागत हो जाएगी। तो ये भैया बताया गया था जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। जो किन्स के पूर्ण रोजगार सिद्धांत को विस्तार से समझाना था इसको मैंने बता दिया है। आपको पेपर में केवल 200 यानी आपको 300 शब्दों में लिखना है तो 2 पेज में लिख दोगे, ठीक है, आपने जो कॉपी है आपका, ठीक है, पेपर की कॉपी में,
ठीक है, 2 पेज में लिख दोगे तो इनफ रहेगा आपके एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के लिए। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से 2 प्रश्न और करना है। 26 नंबर की पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, 6, 4, 10 नंबर इसमें दिया जाएगा। अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी देश के केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो दोनों में से केवल एक प्रश्न को यहाँ पर आप लोगों को करना, इसके उत्तर को देना है। ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था ना 26 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो मैं यही 26 वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ना कि अथवा वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं, ये ऊपर वाला कर रहा हूँ। पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, तो चलिए इसको क्वेश्चन का आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता ब्रैकेट में देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें बाजार में क्रेता तथा विक्रेता बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। कोई एक क्रेता या विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। फर्मों के प्रवेश व बाहर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता तथा बाजार में सभी जगह वस्तु का एक ही मूल्य होता है। इसमें देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगिता की विशेषताएं। सबसे पहला देखिए, क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक ही वस्तु के क्रेताओं तथा विक्रेताओं की, यहाँ पर देखिए, विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, किंतु कोई भी विक्रेता या क्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। वस्तु की कीमत को क्या भैया, प्रभावित नहीं कर सकता। इसमें और भी है, देखिए दूसरा है समरूप वस्तु। किसी वस्तु की सभी इकाइयाँ जो विक्रेता बेचते हैं वे समरूप होती हैं। तीसरा है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान में देखिए, क्रेताओं तथा विक्रेताओं को वस्तु की बाजार में प्रचलित कीमत का पूर्ण ज्ञान होता है। चौथा है फर्मों को प्रवेश पाने तथा छोड़कर जाने की स्वतंत्रता। कोई फर्म किसी भी समय उद्योग में प्रवेश कर सकती है या उसे छोड़कर जा सकती है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। पांचवा है पूर्ण गतिशीलता। उत्पादन के साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं। और 6 है विक्रय लागतों का अभाव। विक्रेताओं को विज्ञापन तथा प्रचार पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो टोटल ये 6 पॉइंट हैं इसमें। और इसके बाद में जो इसका परिभाषा पूछा गया था, परिभाषा भी मैंने दे दिया है। जो क्वेश्चन था ना 26 नंबर, इसका भी आंसर मैंने दे दिया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को, जो कि दिया हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, इसे मापने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं समझाइए। ठीक है, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके ये दिया हुआ है कि मांग की लोच क्या है, इसे मापने की प्रतिशत रीति को समझाइए। ठीक है, तो भैया दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में चलिए बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो जो क्वेश्चन था ना शुरुआती वाला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, इसी को मैं बता रहा हूँ। देखिए, राष्ट्रीय आय अथवा लाभ्यांश उत्पादन के साधनों द्वारा किसी एक निश्चित समय में, ब्रैकेट में देखिए, प्रायः एक वर्ष में उत्पादन किए गए प्रत्येक पदार्थों एवं सेवाओं की शुद्ध मात्रा होती है। अर्थात एक वर्ष की अवधि में किसी देश में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का कुल परिभाषा भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा भिन्न प्रकार से दी गई है, क्योंकि इसके वास्तविक अभिप्राय हैं। देखिए, इसके वास्तविक अभिप्राय के संबंध में अर्थशास्त्री एक मत नहीं है। राष्ट्रीय आय की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। इसमें देखिए, प्रो मार्शल के अनुसार किसी देश में श्रम और पूंजी अपने प्राकृतिक साधनों पर कार्य करके प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक पदार्थों तथा समस्त प्रकार की सेवाओं की एक शुद्ध मात्रा उत्पन्न करते हैं। यही देश की शुद्ध वास्तविक वार्षिक आय या राष्ट्रीय लाभांश है। इसमें देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना संबंधी कठिनाइयों के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाइयाँ निम्नवत हैं। अब वो कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं, चलिए उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला दोहरी गणना। अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि एक क्षेत्र का उत्पादन दूसरे क्षेत्र की कच्चे माल की पूर्ति करता है। दूसरा है स्व उपभोग एवं वस्तु विनिमय प्रणाली। भारत जैसे देश में राष्ट्रीय उत्पादन का अनुमान ठीक से नहीं लगाया जा सकता,
तीसरा है कीमत स्तर में परिवर्तन। कीमत स्तरों में तेजी से परिवर्तन की दशा होने में ये कठिनाई देखिए उत्पन्न होती है जब विभिन्न वर्षों की राष्ट्रीय आय की तुलना करनी होती है। चौथा है विश्वसनीय सम्मकों का अभाव। भारत जैसे विकासशील देश में विश्वसनीय सम्मकों का देखिए सम्मकों का अभाव बढ़ुआ राष्ट्रीय आय की गणना में बाधा उत्पन्न करता है। पांचवा है कुछ विशिष्ट सेवाएं भी राष्ट्रीय आय की सही माप में कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं, जैसे एक नर्स की अस्पताल में सेवा और वही सेवा घर पर। ठीक है, तो ये टोटल आपके 27 नंबर क्वेश्चन था जो कि मैंने बता दिया है और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने आप लोगों को पूरा प्रश्न सहित उत्तर बताया, इसका पूरा पेपर का मैंने सोल्यूशन करा दिया है और वायरल पेपर था, इसको आप लोग तैयार कर लोगे तो एक अच्छा स्कोर आप लोगों का हो सकता है 95% का, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक है, और आप लोग पेपर देने वाले उसके लिए ऑल द बेस्ट, जाइए पेपर अच्छे से दीजिए। ठीक है, और पेपर प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पर। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।